So, hello friend, we were talk about nanotechnology. In the last two classes, we have covered what is the syllabus of science and technology and what is the requirement of science and technology in UPSC and RAS. Also had talk about the timeline of nanotechnology. Today we will talk about how we reach at the nanotechnology, and then we will talk about usage of technology. So if if so, that topic is नैनो तकनीकी संबंधी दृष्टिकोण. तो अगर हमें नैनो स्केल तक पहुंचना है, if we want to reach at nano scale, then we have two methods. One is top to bottom and second is bottom to top. So what is the mechanism of these two methods? The mechanism is not difficult. If we want to know in general sense, let's suppose if अगर तुम्हें कोई भी चीज तक पहुंचना है तो उसके दो रास्ते होते हैं. इफ यू वांट टू go for particular points, then you have two options. One is top to bottom and second is bottom to top. So top to bottom क्या बोलता है कि हम सामान्य स्तर की वस्तु को उस सीमा तक तोड़ते हैं जब तक कि हमें नैनो पैमाना प्राप्त नहीं हो जाए. और बॉटम टू टॉप क्या कहता है कि हम स्वतंत्र परमाणुओं को उस विन्यास में जोड़ते हैं. हम स्वतंत्र परमाणुओं को उस विन्यास में जोड़ते हैं जब तक कि नैनो संरचना प्राप्त नहीं की जा सके. तो कौन सा मेथड आपको इजी लगता है? लेट्स सपोज कि तुम्हारे पास में एक रबर है जिसकी साइज है, यू हैव अ रबर. तुम्हें सिर्फ 1 मीटर इसकी लेंथ रखनी है, 1 मीटर इसकी चौड़ाई रखनी है. इस साइज का रबर है, वो 5x5 का रबर है, उसमें से 1x1 का रबर आपको चाहिए. लेट सपोज कि दैट इज द नैनो स्केल का मटेरियल है. तो एक मेथड तो ये है कि तुम इसके ब्रेक करते करते जाओ, 5 पार्ट कर लो तो तुम्हें ये मिल जाएगा. सेकंड है कि तुम छोटे छोटे रबर के टुकड़ों को मिला के 1x1 साइज का एक रबर बना लो. तो टॉप टू बॉटम क्या बोलता है कि हम पदार्थ को उस सीमा तक तोड़ते हैं जब तक कि हमें नैनो पैमाना प्राप्त नहीं किया जा सके. और बॉटम टू टॉप कहता है कि हम स्वतंत्र परमाणुओं को, जो छोटे छोटे परमाणु होते हैं 10⁻⁻10 मीटर के जो साइज होती है एटम की, वहां से छोटे छोटे परमाणुओं को स्वतंत्र विन्यास में जोड़ते हैं और नैनो स्केल प्राप्त कर लेते हैं. जो ये विधि होती है टॉप टू बॉटम, ये अपेक्षाकृत सरल विधि होती है. यानी किसी चीज को तोड़ना बहुत आसान है रादर देन उसको जोड़ना. तो ये क्या होगी, ये एक जटिल विधि है. अब आपको ये चीज याद रखना है कि अगर कोई मेथड सरल है तो वो कम प्रभावी होता है, और अगर कोई मेथड जटिल है, कॉम्प्लेक्स मेथड है, तो वो ज़्यादा प्रभावी होता है. तो कम प्रभावी और ज़्यादा प्रभावी का मतलब क्या होता है कि स्टेबिलिटी, उसकी जो इफेक्टिवनेस है वो लेस है. टॉप टू बॉटम में क्या होगा, इसकी जो इफेक्टिवनेस है वो लेस होगी, इसकी इफेक्टिवनेस है वो मोर होगी. इसके रिगार्डिंग जो साइंटिस्ट हैं उनमें है नोरियो तानीगुची, उदाहरण के लिए नैनो कण है और नैनो पाउडर है. इसके प्रमुख वैज्ञानिक में है एरिक ट्रेक्सलर, जिन्होंने एक फेमस पुस्तक लिखी थी इंजिन्स ऑफ क्रिश्चियन, जिसकी मदद से क्या हुआ, नैनो तकनीकी इंजिन्स ऑफ क्रिश्चियन जो लास्ट क्लास में पढ़ा था, नैनो टेक्नोलॉजी को अणु के लेवल पर इसने विश्वविख्यात बनाया. तो ये जो जनरल बातें थी उनमें ये था कि तुम्हें नैनो टेक्नोलॉजी तक पहुंचने के दो रास्ते हैं तुम्हारे पास. एक रास्ता तो है कि कोई सामान्य वस्तु है उसको तोड़ते तोड़ते जाओ और तुम 10⁻9 तक पहुंचो.
सेकंड रास्ता है कि एटम की जो साइज होती है 10⁻⁻10 होती है, तो स्वतंत्र परमाणुओं को विशिष्ट विन्यास में जोड़ो, एक कॉन्फ़िगरेंसी में ऐड करते जाओ करते जाओ करते जाओ, और तुम्हें जिस प्रकार की जो भी संरचना चाहिए वो बना लो नैनो स्केल पर। तो ये दो मेथड है नैनो टेक्नोलॉजी तक पहुंचने के। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं नैनो तकनीकी के अनुप्रयोग, यानी कि जो नैनो टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन क्या क्या है। सो नैनो टेक्नोलॉजी के 4-5 एप्लीकेशन है। उनमें पहला है एग्रीकल्चर एंड कृषि। फूड एंड एग्रीकल्चर पहला एप्लीकेशन है नैनो टेक्नोलॉजी का, फूड एंड एग्रीकल्चर। सेकंड है आपका इंडस्ट्री। थर्ड है हेल्थ और मेडिकल। फोर्थ है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। फिफ्थ है ऊर्जा एनर्जी, और सिक्स है पर्यावरण। तो ये नैनो तकनीकी के अनुप्रयोग है, छह अनुप्रयोग है। तो पढ़ते सभी हैं, सभी को चीज़ें याद होती हैं, लेकिन होता क्या है कि तुम्हें चीज़ों को याद रखने के लिए अपने सबकॉन्शियस माइंड में पहुंचाने से पहले चीज़ों को थोड़ा रिकॉल करना होता है। तो यहाँ पे देखिएगा आप कि इकोनॉमी को आप यहाँ से रिलेट करोगे तो इकोनॉमी में क्या होता है, कृषि एवं खाद्य, एग्रीकल्चर एंड फूड क्या है, प्राइमरी सेक्टर है, और इंडस्ट्री क्या है, सेकेंडरी सेक्टर है, और टेरिटरी सेक्टर में क्या आता है, हेल्थ एंड मेडिकल। तो कोई भी टेक्नोलॉजी हो, चाहे नैनो हो, चाहे बायो हो, वॉट एवर टेक्नोलॉजी हो, अगर उसके एप्लीकेशन की बात करें तो तीन तो आपको ये लिखने ही लिखने हैं कि उसका कृषि एवं खाद्य में उपयोग है, उसका उद्योग में उपयोग है, उसका स्वास्थ्य एवं चिकित्सा में उपयोग है, और एक दो एक्स्ट्रा होंगे, उसके बाद सीधा पर्यावरण आपको लिखना ही लिखना है। ये 4 पॉइंट है वो लिखने ही लिखने हैं आपको। कोई भी टेक्नोलॉजी का अगर अनुप्रयोग पूछ रहा है तो चारों पॉइंट क्यों लिखने हैं, क्योंकि आज का जो टाइम है उसमें 4 चीज़ों की बात होती ही होती है। उनमें पहला है एनवायरनमेंट, सेकंड है डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, एंड फोर्थ है वुमन एम्पावरमेंट। अगर इनकी बात नहीं हो रही है, मतलब उस लेवल पर बात नहीं हो रही है जिस लेवल पर आप यूपीएससी की तैयारी या सिविल सर्वेंट बनने की बात कर रहे हो, तो आपसे अगर कोई भी टेक्नोलॉजी के अनुप्रयोग पूछे तो 4 लिखने हैं। इकोनॉमी के तीनों सेक्टर लिखने हैं, प्राइमरी में क्या आता है, सेकेंडरी और तीसरे सेक्टर में क्या आता है, और एनवायरनमेंट का जयकारा लास्ट में लगा देना है, और बीच में एक दो हैं वो चेंज होते रहेंगे। अब इनमें क्या है वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। कृषि एवं खाद्य, नेक्स्ट उद्योग, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, सूचना और संचार, ऊर्जा, पर्यावरण। तो हम पहला एप्लीकेशन पढ़ेंगे फूड एंड एग्रीकल्चर। तो फूड एंड एग्रीकल्चर के अंतर्गत हम पहला ही जो देखते हैं वो देखते हैं नैनो पोरस जियोलाइट। नैनो पोरस जियोलाइट नैनो पोरस जियोलाइट क्या होता है, इसमें 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ होता है, एक नैनो, एक पोरस, एक जियोलाइट। नैनो का मतलब होता है 10⁻⁻9 मीटर। पोरस का मतलब होता है ऐसा पदार्थ जो छिद्रित हो, जिसमें पोर हो, स्पंज, जिसके अंदर पोर या छिद्र हो, उसको बोलते हैं स्पंज। और जियोलाइट होता है सिलिका से बना एक ऐसा पदार्थ होता है, सिलिका से बना पदार्थ होता है जियोलाइट। और सिलिका कहाँ पाया जाता है, मृदा में पाया जाता है। तो नैनो पोरस जियोलाइट क्या हुआ, नैनो स्तर का ऐसा पदार्थ है जो छिद्रित सिलिका से बना हुआ होता है। नैनो स्तर का ऐसा पदार्थ है जो छिद्रित सिलिका से बना होता है। तो ये तीनों चीज़ें समझ में आई। नैनो मतलब 10⁻⁻9 की बात कर रहे हैं, पोरस मतलब छिद्र है, और जियोलाइट मतलब सिलिका से बना कोई पदार्थ है। तो इसके उपयोग क्या होंगे कृषि के अंतर्गत, कि ये मृदा की जल धारण क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। और सेकंड उपयोग क्या होता है, मृदा प्रदूषक को अवशोषण करने में भी ये मदद करता है। तो कैसे करता है, मृदा की जल धारण क्षमता को कैसे बढ़ाता है। अगर हम बात करें राजस्थान के अंतर्गत,
तो राजस्थान की जो भूमि होती है उसमें क्या होता है, लेट सपोज कि ये कोई किसी किसान का खेत है, तो इसमें जो भूमि में जो कण होते हैं वो या तो बहुत दूर दूर होंगे या बहुत इस भूमि में कण जब बहुत पास पास होंगे। तो होता क्या है, जैसे ही बारिश होती है तो बारिश होने के बाद में ये कण है जो पानी है, या तो वो जो पौधा है, पौधे के जो तने की जो जड़ें होती हैं उस भाग से भी नीचे चला जाता है, या फिर ये पास पास कण होने के कारण यहाँ पर भी वो रुक जाता है और वाष्पोत्सर्जन होकर वो वापस से एनवायरनमेंट में चला जाता है। तो नैनो पोरस जियोलाइट का यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत स्पंज जैसी क्वालिटी होती है, क्वालिटी मटेरियल होता है जो उस पानी को उसी स्तर पर रोक देता है जहाँ पर पौधे की जड़ों के लिए ज़रूरत होती है। और सेकंड थिंग क्या करता है कि मृदा प्रदूषक को ये अवशोषित कर लेता है। लेट सपोज कि स्पंज का काम क्या होता है, जैसे किसी रूम है, रूम के अंतर्गत कोई भी आप चाय कॉफ़ी फैली हुई है और आप कोई भी एक स्पंज युक्त मटेरियल को अगर उस पर फेरते हैं तो वो पूरा जो लिक्विड है उसको अपने अंदर अवशोषित कर लेता है और हम उसको आसानी से फिर बाहर निकाल सकते हैं। तो सेम तरीके से ही ये चीज़ें लेबोरेटरी लेवल पर काम कर रही है और धीरे धीरे ये प्रैक्टिकल लाइफ में भी आना चालू हो जाएंगी। तो नैनो फॉरेस्ट जियोलाइट का काम क्या है, एक तो ये क्या करता है, मृदा में जल धारण क्षमता को बढ़ा देता है। सेकंड काम क्या करता है, ये मृदा प्रदूषक को अवशोषित करने में मदद करता है। सेकंड है नैनो कैप्सूल। तो नैनो कैप्सूल क्या होता है, ये स्मार्ट कीटनाशी है जो वांछित जगह पर वांछित कीटों को ही नष्ट करेंगे। नैनो कैप्सूल क्या है, स्मार्ट कीटनाशी है जो वांछित जगह मतलब जो जगह हम चाहते हैं, पर वांछित कीटों को मतलब जिन कीटों को हम मारना चाहते हैं उन्हीं को नष्ट करेंगे। अब से पहले जो हमारे जो पेस्टिसाइड होते हैं वो क्या करते थे कि वो सारे जगह पे जाते थे, यानी आप अगर पेस्टिसाइड को किसी फसल पे या फिर सब्जी पे या किसी पौधे पे डालना चाह रहे हैं तो वो पौधे पे जिस जगह पर कीटनाशी है उस जगह पर जाने के साथ साथ वो फ्रूट्स पे भी आता है, पौधे पे भी आता है और खाने योग्य जो भाग होता है उस पर भी जाता है, जो कि बाद में जहर बन के हमारे ही पेट में आता है। तो नैनो टेक्नोलॉजी क्या काम कर रही है कि स्मार्ट कैप्सूल यूज कर रही है, स्मार्ट कीटनाशी बना रही है। अब वो कैसे पहुंचेंगे उस वांछित जगह तक, ये काम हमारे सोचने का नहीं है, ये काम लेबोरेटरी लेवल पर वैज्ञानिक लोग सोच रहे हैं और वो अपना काम कर रहे हैं। लेबोरेटरी लेवल पर वैज्ञानिक सोच रहे हैं और वो अपना काम कर रहे हैं। तो नैनो कैप्सूल आएगा, वो क्या करेगा कि स्मार्ट कीटनाशी है जो कि वांछित जगह पर वांछित कीटों को ही नष्ट करेगा। सेकंड थिंग क्या होती थी कि जो हमारा जो पहले का जो कीटनाशी होता था, पेस्टिसाइड होता था, उसका काम क्या होता था कि वो सारे ही कीटनाशकों को मार देता था, सारे ही जीवों को मार देता था जो मृदा के अंदर पाए जाते थे, चाहे वो एग्रीकल्चर फ्रेंडली हो, चाहे वो न्यूट्रल हो, चाहे फिर वो कृषि के लिए फसल के लिए हानिकारक जीव हो। वो सारे जो पेस्टिसाइड था, हमारा जो कीटनाशी था, वो सारे ही प्रकार के जीवों को मार देता था। लेकिन जो नैनो कैप्सूल जो आएगा उससे सिर्फ वो ही जीव मरेंगे जो फसल के लिए हानिकारक होंगे। तो ये एक बहुत बढ़िया चीज़ है जो नैनो टेक्नोलॉजी की सहायता से एग्रीकल्चर फील्ड में काम आ सकती है। अगली चीज़ है इसमें नैनो सेंसर। अगर हम इस चीज़ की बात करें, कि भाई मृदा से प्रदूषक तत्वों को कैसे अवशोषित करेगा वो, तो इस चीज़ का अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जांपल देखें तो तुमने देखा होगा कि बहुत सारे जो ठेले होते हैं, तो ठेलों में जो टिकिया वाला होता है उसमें जो पानी में वो फिटकरी डाल के रखता है। तो फिटकरी का काम करती है, फिटकरी जल से गंदगी को अवशोषित कर लेती है, तो या तो वो तल में बैठ जाती है या फिर वो पानी में तैरती रहती है, तो उसको हम आसानी से दूर कर सकते हैं। तो फिटकरी वाला एग्जाम्पल से समझ में आ सकता है कि उसी प्रकार से नैनो पोरस जियोलाइट होगा, वो जो मृदा प्रदूषक तत्वों को अवशोषित कर लेगा। जैसे फिटकरी पानी से गंदगी को अवशोषित कर लेती है, उसी तरीका से ये भी मृदा से
प्रदूषक तत्वों को अवशोषित कर लेगा। स्मार्ट कीटनाशी कैसे काम करेगा? स्मार्ट कीटनाशी भी वांछित जगह पर जैसे इंजेक्शन देते हैं वगैरह करते हैं वो भी। अब नैनो सेंसर का काम क्या होता है? नैनो सेंसर का काम क्या करता है कि ये सेंसर मतलब क्या होता है? सूचक, कि तुम्हें कोई चीज़ की सूचना दे। तो मृदा प्रदूषक या क्षरण के सूचक है। तो जैसे मृदा में अगर बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाएगी तो ये संकेत दे देगा कि भाई ठीक है बहुत ज़्यादा गंदगी हो गई है, या फिर बहुत ज़्यादा मृदा बहुत ज़्यादा खराब हो गई है, उसमें फसल उगने योग्य नहीं है, तो वो ये बता देगा कि भाई नैनो सेंसर की सहायता से पता लग जाएगा कि ये बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो गई है और ये फसल उगाने के योग्य नहीं है। उसी प्रकार जैसे हम महासागरीय प्रदूषण का सूचक क्या होता है, आप उसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि महासागरों में जब बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो जाता है तो वो कैसे पता चलता है। ये चीज़ आज नेचुरली होती है। तो महासागरीय प्रदूषण होता है, प्रवाल भित्तियाँ क्या कर लेती हैं, अपना रंग बदल लेती हैं। अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी है तो उसमें आता है कि महासागर में जब प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसका हम कैसे पता करते हैं। उसमें कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं होती है, सिर्फ नेचुरल तरीके से पता चलता है कि जो प्रवाल भित्तियाँ हैं वो कोरल रीड्स होती हैं, वो अपनी जो चट्टानें बनी होती हैं किसकी, कैल्शियम कार्बोनेट की, वो अपना रंग बदलना चालू कर देती हैं। उससे पता चल जाता है कि यार अब महासागर में बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैल गया। उसी प्रकार से नैनो सेंसर क्या करेगा, ये मृदा में अगर कोई प्रदूषण फैलता है तो उसके बारे में हमको जानकारी दे देगा। नेक्स्ट है नैनो मैग्नेट। नैनो मैग्नेट मृदा प्रदूषक के निष्कर्षण हेतु है, काम में लिया जाएगा। निष्कर्षण का मतलब क्या होता है? सिर्फ निकालना, किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी ऑब्जेक्ट से निकालना। मैग्नेट का काम करता है लोहे चुंबकीय तत्वों को, जैसे कि लोहे चुंबकीय तत्व होते हैं उनको वो खींच लेता है। उसी प्रकार नैनो मैग्नेट क्या करेगा, मृदा जो प्रदूषक तत्व है उनको वो आसानी से खींच लेगा। अगला है नैनो तकनीकी के उपयोग से उन्नत किस्म का विकास संभव है। तो ये वाली जो लाइन है ये हमको हर टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन में लिखनी है कि हाई यील्ड वेराइटीज़ हैं वो नैनो तकनीक से उन्नत किस्म के विकास संभव है। और नैनो यूरिया क्या है? नैनो यूरिया इफ्को द्वारा विकसित दुनिया का पहला नैनो यूरिया है लिक्विड अवस्था में। नैनो यूरिया दुनिया का पहला इफ्को द्वारा विकसित पहला नैनो यूरिया है लिक्विड अवस्था में, जिसकी उच्च दक्षता होती है एवं न्यूनतम पर्यावरण प्रभाव होता है इसका। तो कई बार आपने देखा होगा कि जो किसान के लोग होते हैं उनको पता होता है कि हमारे जब खेतों में फसल उगाने जाते हैं तो उस टाइम क्या है, एक छोटी सी बोतल आती है, उस बोतल को हम खाद में मिलाते हैं। तो वो जो बोतल आती है वो इफ्को द्वारा विकसित की गई है और दुनिया का वो पहला नैनो यूरिया है। उस इतनी सी बोतल को मिलाने से वो कितना एफिशिएंसी 80% हो जाती है और उसकी वो न्यूनतम प्रभाव देता है। तो ये तो होता है एग्रीकल्चर फील्ड में क्या क्या करेगा वो, कि नैनो पोरस जियोलाइट का काम करेगा, नैनो कैप्सूल करेगा, स्मार्ट कीटनाशी हो जाएगा, नैनो सेंसर हो जाएगा, नैनो मैग्नेट हो जाएगा और नैनो यूरिया हो जाएगी। और लास्ट में आ जाएगा आपका क्या, HYB, हाई यील्ड वेराइटी। अब हम बात करें कि नैनो टेक्नोलॉजी का खाद के क्षेत्र में, फूड के क्षेत्र में क्या उपयोग है। तो नैनो कंपोजिट मतलब होता है कि फूड आइटम्स की पैकिंग में काम आता है। फूड आइटम्स की पैकिंग में कैसे काम आएगा? लेट सपोज कि अब से पहले जब तुम कोई भी खाना पैकिंग करते थे तो क्या करते थे, या तो तुम थैली में पन्नी का सहारा लेते थे या फिर कोई प्लास्टिक का सहारा लेते थे। तो क्या होता था उससे कि लंबे समय के लिए तुम उनको पैकिंग करके नहीं रख पाते थे, उसमें एनवायरनमेंट के संपर्क में जैसे ही आता था उसमें स्पंज या फफूंद लगना चालू हो जाता था। तो फूड आइटम्स की पैकिंग करने के लिए नैनो कंपोजिट का उपयोग होने वाला है। धीरे धीरे जैसे नैनो टेक्नोलॉजी प्रैक्टिकल लाइफ में आती जाएगी वैसे वैसे फूड आइटम्स की पैकिंग में उनका उपयोग आता है। कई बार देखा होगा तुमने कि जो सफ़ेद पन्नी आती है खाना पैकिंग करने के लिए उसमें नैनो कंपोजिट का यूज होता है। नैनो उत्प्रेरक यानी खाद्य प्रसंस्करण में, फूड प्रोसेसिंग, खाद्य प्रसंस्करण में होता है नैनो
नैनो उत्प्रेरक नैनो उत्प्रेरक मतलब खाद्य प्रसंस्करण। प्रसंस्करण का मतलब क्या होता है? फूड प्रोसेसिंग। फूड प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है? खाद्य प्रसंस्करण का मतलब होता है किसी भी खाद्य युक्त पदार्थ को रूप बदल कर लंबे समय तक रखा जाना। जैसे लेट सपोज अगर हम आलू की बात करें तो आलू क्या होता है कि 30 दिन के बाद में उसमें फफूंद लगना चालू हो जाती है। तो क्या करते हैं, आलू को हम चिप्स में कन्वर्ट कर देते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए हम उसको आसानी से यूज कर सकते हैं। उसी प्रकार हम टमाटर की बात करें तो टमाटर में क्या होता है कि टमाटर 7 से 10 दिन के बीच में वो ख़राब होना चालू कर देता है। तो हम टमाटर का सॉस बना लेते हैं केमिकल्स को यूज करके। उसी तरह हम अनाज की ब्रेड बना लेते हैं, और जो अचार वगैरह बनाते हैं हम आम का, जो आम हमको अगर 3 महीने बाद खाना है उस सीजन के बाद में, तो हम उनको अचार में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो खाद्य प्रसंस्करण कुछ नहीं है, फूड प्रोसेसिंग क्या है कि किसी भी कोई खाद्य पदार्थ है उसका रूप बदल कर केमिकल्स का यूज करके हम जो लॉन्ग टर्म के लिए उसको सेव रखते हैं, उसी चीज़ को हम खाद्य प्रसंस्करण कहते हैं। तो नैनो उत्प्रेरक आएंगे। अब से पहले हम केमिकल्स यूज करते थे, तो उस हम नैनो उत्प्रेरक का यूज करेंगे खाद्य प्रसंस्करण में। अब सड़न रोधी नैनो कोटिंग। सड़न रोधी नैनो कोटिंग तो यानी कई बार क्या होता है कि कोई खाद्य पदार्थ है वो सड़ने लग जाता है, तो लॉन्ग टर्म को रखने के लिए हम क्या करेंगे, उसमें खाद्य पदार्थों में सड़न को रोकने हेतु सड़न रोधी आवरण हम उसके ऊपर ढक देंगे, जैसे वो लॉन्ग टर्म के लिए उपयोग में आ सके। तो ये तो हुआ खाद्य और एग्रीकल्चर के सेक्टर में। अब हम बात करेंगे इंडस्ट्री सेक्टर में नैनो टेक्नोलॉजी का कैसे उपयोग किया जाता है। तो अगर हम एक बार रिवाइज कर लें इसी चीज़ को कि हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक पूरी क्लास में, स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक की बात करें 1 बाय 1, तो सबसे पहले हमने बात की थी कि विज्ञान क्या होती है। तो विज्ञान होती है टू नो सिस्टमेटिक नॉलेज विच इंक्लूड यूनिवर्सल लॉ एंड प्रिंसिपल। हमने फिर बात की थी कि भाई प्रौद्योगिकी क्या होती है। कई बार इंटरव्यू में पूछ लेता है कि भाई प्रौद्योगिकी क्या होती है। तो प्रौद्योगिकी के बारे में हमने बात की थी, विज्ञान से तकनीकों को विकसित करने की एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है। प्रोसेस फ्रॉम डेवलपिंग टेक्नोलॉजी फ्रॉम साइंस। तकनीकी क्या है? विज्ञान का दैनिक जीवन में अनुप्रयोग है। फिर हमने इसके सिलेबस के बारे में बात की थी कि सिलेबस क्या है, तो उसमें हमने नैनो तकनीकी पढ़ी थी। नैनो तकनीकी हमारा चल ही रहा है अभी। फिर अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी पढ़ेंगे हम, फिर रक्षा प्रौद्योगिकी पढ़ेंगे, फिर रासायनिक एवं जैविक हथियार, देन जैव तकनीकी, फिर दूरसंचार तकनीकी पढ़ेंगे, फिर सूचना तकनीकी, फिर ई गवर्नेंस, और देन कृषि विज्ञान, उद्यान विज्ञान, वानिकी एवं पशुपालन राजस्थान के विशेष संदर्भ में, और अंतिम टॉपिक होगा 10वां विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास राजस्थान के विशेष संदर्भ में। फिर हमने बात की थी नैनो तकनीकी क्या होती है। तो नैनो तकनीकी बेसिकली क्या होती है? तकनीकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ का नैनो पैमाने पर अध्ययन किया जाता है तथा परमाणविक एवं आणविक स्तर पर उनकी संरचना में परिवर्तन कर विभिन्न अनुप्रयोग विकसित किए जाते हैं, उसको कहते हैं नैनो तकनीकी। तो अगर हम जैसे इसी चीज़ पे हमने बात की थी बाद में कि 10 की पावर 1 को क्या बोलते हैं, 10 की पावर 2 को क्या बोलते हैं, 10 की पावर 3 को क्या बोलते हैं, 10 की पावर 6 को क्या बोलते हैं, 10 की पावर 9, 12, 15, 18, उसी प्रकार नेगेटिव में क्या बोलते हैं, इनके बारे में हमने बात की थी। नैनो तकनीकी शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था? तो नोरियो तानीगुची ने दिया था 1974 में। नैनो एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? बोना होता है। तकनीकी रूप से नैनो का तात्पर्य 10 की पावर -9 मीटर होता है। नैनो स्केल का जो साइज होता है वो 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर तक का होता है। उसके बाद में हमने समय रेखा पढ़ी थी इसकी। समय रेखा में क्या होता है कि 1959 में एक बैठक हुई थी, उसमें एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे रिचर्ड फिनमैन, जिसको फादर ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी कहा जाता है। उन्होंने एक स्पीच दिया था कि देयर इज अ प्लेंटी ऑफ रूम एट दी बॉटम, यानी शक्ति की अपार संभावनाएं तल की तरफ है। उसी वे में हमने दो मेथड हमने सीखे थे, टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप, उनकी बात यहीं से वो क्रिएट हुए थे। इसी भाषण से मोटिवेशन मिला था और वैज्ञानिकों ने उनके बारे में
फिर 10⁻⁻10 से ऊपर जाना चालू किया था। पहले क्या होता था कि सामान्य स्तर की वस्तु को तोड़ तोड़ के हम नैनो स्केल तक आते थे, लेकिन इस भाषण के बाद में लोगों ने 10⁻⁻10 से सोचना चालू किया और ऊपर की तरफ 10⁻⁹ तक आना, 10⁻⁹ तक आ पहुँचे। फिर 1974 में टोक्यो विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर थे नोरियो तानेगुची, जिन्होंने नैनो तकनीकी शब्द दिया था। ये बातें सिर्फ उन लोगों के लिए है जो क्लास में तीसरी क्लास को सीधा देख रहे हैं, तो उनके लिए 5-10 मिनट में हम सीधा उनको बता रहे हैं कि ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं। 1981 में स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप आई थी और एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप आई थी। इसके बाद में क्या हुआ कि हम परमाणु और अणु का चित्र लेना संभव कर पाए। देन उसके बाद में हमने 1985 में बकीवॉल बकमुनस्टीन फुलरीन के बारे में पढ़ा था, जिसको क्या हुआ कि रासायनिक में नोबेल पुरस्कार भी इसको मिला था बाद में। तो बकमुनस्टीन फुलरीन के अंतर्गत क्या होता है, 32 फलक होते हैं जिनमें 20 षटकोणीय होते हैं और 5 पंचकोणीय होते हैं। और ग्रेफाइट को हाई टेम्परेचर पर जब गर्म किया जाता है तो बकमुनस्टीन फुलरीन हमें प्राप्त हो जाता है। 1986 में MIT के एरिक ट्रेक्सलर ने इंजिन्स ऑफ क्रिश्चियन नामक एक पुस्तक लिखी, जिसकी मदद से उन्होंने नैनो टेक्नोलॉजी को विश्वविख्यात बनाया। और 1992 में नैनो स्ट्रक्चर्ड कैटलिस्ट मटेरियल आए, MCM41 MCM48। इनकी मदद से क्या हुआ, हम क्या कर पाए कि हम तेल शोधन कर पाए, ड्रग डिलीवरी कर पाए और जल का प्रसंस्करण कर पाए, यानी जल का प्रसंस्करण हम कर पाए, जल प्रसंस्करण कर पाए। वही प्रसंस्करण मतलब वही है, लॉन्ग टर्म के लिए हम जल को रख पाए, जैसे बिस्लरी वगैरह आती हैं आजकल की बोतलें, उनमें सब में यही काम होता है। कच्चे तेल का शोधन मतलब कि हम डीजल पेट्रोल वैक्स वगैरह जो भी निकाल। ड्रग डिलीवरी का मतलब यहाँ पे वो ड्रग डिलीवरी नहीं है जो कि हम करते हैं। ड्रग डिलीवरी का मतलब है कि बॉडी के किसी पार्ट को पर्टिकुलर दवाई पहुँचाना। फिर जैसे जैसे 2000 का सत्र आया तो नैनो टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट है वो मार्केट में आने लगे। उनमें से एक है गोल्फ बॉल्स। अब से पहले क्या होता था 2017 से पहले कि गोल्फ बॉल्स को जैसे ही मारते थे तो वो बॉल हवा में लहरा जाती थी, लहर जाती थी। लेकिन बाद में गोल्फ बॉल में ग्रेफीन की कोटिंग की गई, कोटिंग मतलब पुताई, ग्रेफीन की कोटिंग की गई जिससे कि वो बॉल लहराए नहीं। फिर मजबूत टेनिस रैकेट आए मार्केट में जिसमें हाई स्ट्रेंथ और हाई रेजिलेंस होता है। कार्बन नैनो ट्यूब होता है। कार्बन नैनो ट्यूब एक कार्बन का ही एक अपर सबस्टेंस है जिसमें हाई स्ट्रेंथ होती है और हाई रेजिलेंस होती है। हाई स्ट्रेंथ तो हाइब्रिड स्टील में भी होती है, बट मजबूत टेनिस बॉल अगर हमको मजबूत टेनिस रैकेट बनाना है तो उसमें हाई स्ट्रेंथ चाहिए और हाई रेजिलेंस चाहिए। नैनो सिल्वर एंटीबैक्टीरियल मोजे ये भी मार्केट में आना प्रारंभ हो गया। ये क्या होते हैं, ये होते हैं इनमें बिना गंध होती है। यानी अगर हम बात करें सिल्वर की सामान्य स्तर पर तो ये बैक्टीरिया के ग्रोथ को नहीं रोकता है, लेकिन अगर हम 10⁻⁹ मीटर के लेवल पर सिल्वर को ले जाएं तो क्या करता है, ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देता है। इसी वजह से एंटी बैक्टीरियल मोजे सिल्वर युक्त मोजे बनते हैं। 2006 में एक राइस एक व्यक्ति है, यूनिवर्सिटी है USA की, जिसके वैज्ञानिक है जॉन स्टूल ने एक नैनो कार विकसित की जिसमें 4 बकमुनस्टीन फुलरीन परमाणु होते हैं तथा यह रक्त में गति करने में सक्षम होती है। तो अब ये सवाल दिमाग में आता है कि यार ये गति कहाँ करेगी, रक्त में करेगी। क्यों करेगी, क्योंकि कई बार क्या रक्त का थक्का जम जाता है तो उस स्थिति में ये बकमुनस्टीन फुलरीन की कार को ब्लड में छोड़ दिया जाता है। इससे ब्लड सर्कुलेशन है वो हैवी हो जाता है, तेज हो जाता है। उसके बाद में हमने बात की थी कि नैनो तकनीकी तक पहुंचने के कौन कौन से 2 रास्ते हैं। तो एक रास्ता है टॉप टू बॉटम, एक रास्ता है बॉटम टू टॉप। टॉप टू बॉटम के अंतर्गत क्या होता है कि हम किसी सामान्य स्तर की वस्तु को उस सीमा तक तोड़ते हैं जब तक कि हमें नैनो स्केल प्राप्त नहीं हो जाए। और बॉटम टू टॉप में क्या होता है, स्वतंत्र परमाणु को उस विन्यास में जोड़ते हैं जबकि हमें नैनो स्केल का संरचना प्राप्त नहीं हो जाए। जो ये अपेक्षाकृत है वो सरल विधि है तोड़ना, और जोड़ना अपेक्षाकृत जटिल विधि है। जो विधि सरल होगी वो कम स्थायी होगी, कम प्रभावी होगी। जो विधि जटिल होगी वो ज़्यादा स्थायी होगी और ज़्यादा प्रभावी होगी। उदाहरण के लिए नोरियो तानीगुची वैज्ञानिक है, नैनो कण है, नैनो पाउडर है। उसमें है एरिक ट्रेक्सलर इंजिन्स ऑफ क्रिश्चियन नामक पुस्तक लिखी थी जिसने नैनो टेक्नोलॉजी को विश्वविख्यात बनाया। उसके बाद में नैनो तकनीकी के अनुप्रयोग के बारे में बात की थी हमने। तो नैनो तकनीकी के अनुप्रयोग जो इकोनॉमी है उनके 3 सेक्टर है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी। प्राइमरी सेक्टर में आती है कृषि और खाद्य, सेकंड में आती है उद्योग, थर्ड में आती है स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, और 1-2 एक्स्ट्रा होंगे और लास्ट में पर्यावरण का जयकारा हमें लगा देना है। कोई भी टेक्नोलॉजी का अनुप्रयोग पूछे सीधा ये लिखना है, कृषि एवं खाद्य, उद्योग, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा और पर्यावरण। 4 तो लिखना है, 1-2 एक्स्ट्रा और होंगे। उनमें क्या है,
सूचना और संचार है, ऊर्जा है, ये कण है। फिर उनमें से हमने पहला एप्लीकेशन देख ही लिया कि कृषि के क्षेत्र में नैनो टेक्नोलॉजी के क्या यूज है। तो पहला है नैनो पोरस जियोलाइट। तो नैनो पोरस जियोलाइट क्या होता है? नैनो मतलब 10⁻⁻⁹, पोरस मतलब छिद्र, मतलब स्पंज, और जियोलाइट मतलब एक सिलिका से बना पदार्थ होता है। तो नैनो पोरस जियोलाइट नैनो स्तर का ऐसा पदार्थ है जो छिद्रित सिलिका से बना हुआ होता है। ये क्या काम करता है? ये मृदा की जल धारण क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है और मृदा प्रदूषक का अवशोषण कर लेता है। मृदा की जल धारण क्षमता कैसे बढ़ाता है? मृदा की जल धारण क्षमता को कैसे बढ़ाता है? जैसे राजस्थान के अंतर्गत हम बात करें तो राजस्थान में क्या होता है कि मृदा में जो कण होते हैं या तो वो बहुत दूर दूर होते हैं या फिर बहुत पास पास होते हैं। तो बहुत दूर दूर होते हैं तो क्या होता है कि जैसे ही वर्षा होती है तो वर्षा का जो पानी है वो पौधे की रेंज से, पौधे के जो जड़ों के रेंज से बाहर चला जाता है, नीचे की तरफ आ जाता है। और यदि पास पास कण होंगे तो वो वाष्पोत्सर्जन बन के पानी फिर से एनवायरमेंट में चला जाता है। तो जैसे ही हम नैनोपोरस जियोलाइट का यूज करेंगे तो वो पौधे की जो जड़ के भाग तक ही उस पानी के स्तर को बनाए रखेगा, जो कि फसल के लिए बहुत लाभदायक होगा। और मृदा प्रदूषक के अवशोषण करने में कैसे काम? जैसे फिटकरी है, जल में से गंदगी को अवशोषित कर लेती है, उसी प्रकार से नैनोपोरस जियोलाइट क्या करेगा? मृदा के अंतर्गत जो प्रदूषक तत्व है उनको वो अवशोषित कर लेगा। नेक्स्ट है नैनो कैप्सूल। नैनो कैप्सूल एक प्रकार का एक स्मार्ट कीटनाशी है जो वांछित जगह पर वांछित जीवों को ही मारेगा। आपसे पहले क्या होता था कि जो भी हम पेस्टिसाइड यूज करते थे वो सभी प्रकार के जीवों को मार देता था, चाहे वो हमारी कृषि के लिए फ्रेंडली हो, चाहे वो न्यूट्रल हो। और सेकंड जो इसका डिसएडवांटेज था वो क्या होता था कि जो भी हम पेस्टिसाइड यूज करते थे, जो भी कीटनाशी हम यूज करते थे, वो हमारे फ्रूट्स, फल, सब्जी या जो भी खाने योग्य खाद्य पदार्थ होता था उस पर भी आता था, जिसकी वजह से वो बाद में हमारे पेट तक या किसी भी जानवर के पेट तक वो जहर बन के पहुंचता था। तो ये काम भी नहीं होगा। नैनो सेंसर होगा। सेंसर मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का सूचक होता है। जैसे अगर हम बात करें कि ये चीज़ें प्रैक्टिकल लाइफ में है, जैसे अगर हम समुद्र में बात करें कि समुद्र के प्रदूषण होता है तो उसका कैसे पता चलता है? तो प्रवाल भित्तियों का जो चट्टानें बनी होती है कैल्शियम कार्बोनेट की, उनका रंग बदलना चालू हो जाता है तो हम बोल सकते हैं कि यार अब महासागरीय प्रदूषण है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। उसी प्रकार नैनो सेंसर एक आएगा, उसकी सहायता से हम मृदा प्रदूषक के पता लगा लेंगे और ये पता लगाएंगे कि ये मृदा है, ये इसमें अब किस खेती करने के योग्य नहीं रही है, तो उसमें किसी प्रकार का हम उसको फर्टिलाइट बनाएंगे। फिर नैनो मैग्नेट आएगा। मैग्नेट मतलब क्या होता है? किसी लोहे चुंबकत्व को हम जैसे अपनी ओर आकर्षित करते हैं, उसी प्रकार नैनो मैग्नेट आएगा जो मृदा प्रदूषक तत्वों को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। फिर बाद में नैनो तकनीकी की सहायता से हम उन्नत किस्म का विकास संभव है, यानी हाई यील्ड वेराइटीज संभव है। और नैनो यूरिया एफओ द्वारा विकसित दुनिया का पहला नैनो यूरिया है लिक्विड, इसकी उच्च दक्षता, हाई एफिशिएंसी 80% एवं न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण है। खाद के अंतर्गत हम बात करें, ये तो है कृषि के अंतर्गत। खाद के अंतर्गत हम बात करें तो नैनो कंपोजिट आता है। नैनो कंपोजिट मतलब क्या होता है कि फूड आइटम्स की पैकिंग करने में इसका उपयोग होता है। अब नैनो कंपोजिट इज आल्सो यूज्ड इन इंडस्ट्री सेक्टर, बट इन लास्ट सेंटेंस यू ऐड फॉर ओनली फूड आइटम्स की पैकिंग इन इंडस्ट्री। नैनो उत्प्रेरक क्या होता है? खाद्य प्रसंस्करण मतलब कुछ नहीं है, नथिंग। फूड प्रोसेसिंग इज नथिंग बट इट इज अ मेथड फॉर लॉन्ग टाइम सेविंग फूड। तो जैसे टमाटर है 10 से 12 दिन में ख़राब हो जाता है, लेकिन अगर हम टमाटर का सॉस बना के उसको लॉन्ग टाइम में यूज कर सकते हैं। आलू है जैसे 30 दिन के बाद ख़राब होना चालू हो जाता है, उसकी चिप्स बना के किसी भी खाद्य पदार्थ का रूप बदल कर उसके लंबे समय तक रखना खाद्य प्रसंस्करण कहलाता है। तो नैनो उत्प्रेरक आएंगे। अब से पहले केमिकल्स यूज होते थे और उसमें नैनो उत्प्रेरक आएंगे। सड़न रोधी नैनो कोटिंग, यानी खाद्य पदार्थों में सड़न को रोकने के लिए नैनो की कोटिंग की जाएगी, जिससे वो लॉन्ग टर्म के लिए रह पाएंगे। उद्योगों में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो इफ़ यू लाइक आवर वीडियो देन थम्स अप एंड जॉइन इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।